दीपा मलिक का परिचय सिर्फ उनके मेडल देने से अधूरा होगा। वो एक ऐसी लीडर हैं जिन्होंने भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की अध्यक्ष बनकर दिव्यांग खिलाड़ियों को एक नया मंच और सम्मान दिलाया। उनका जीवन खुद बहुत प्रेरणा से भरा हुआ है, जो हमें सिखाता है कि अपनी समस्याओं को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि उनको ताकत बना देना चाहिए। उनकी हर उपलब्धि के पीछे छिपी है एक योद्धा की सोच, जो हर मुश्किल से लड़कर आगे बढ़ना जानती है। आइए स्वागत करते हैं अपनी दीपा मलिक का स्त्री इंडिया स्पोर्ट्स फाउंडेशन के शक्ति संवाद में। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत थैंक यू इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन देने के लिए। आप थैंक यू। खुद इतनी खूबसूरत हैं, इतनी करेजियस हैं। सो ये तो मेरे दो शब्द तो नथिंग इज देयर टू डिफाइन यू। यू आर मोर देन दीज वर्ड्स। एंड इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैम, आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं। और सबसे पहले कैसी हैं आज आप? बहुत अच्छी हूँ। आज एक बहुत खूबसूरत शहर से लॉग इन कर रही हूँ, हॉलीवुड। तो लॉस एंजलिस अमेरिका में हूँ। ये भी अपने आप में एक सशक्तिकरण का प्रतीक है, क्योंकि और इसके लिए एक धन्यवाद है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उनकी जो इंक्लूसिव पॉलिसीज ने पैरा खेलों को एक मोड़ दिया। आपने मुझे श्रेय दिया, लेकिन मैं श्रेय देती हूँ बहुत सारा पैरालंपिक कमेटी को भी, जी। एनपीसी इंडिया को भी, कि उन्होंने एक मंच बहुत कठिन समय में तैयार किया, जब पॉलिसियां नहीं थी, जब कोई हमें स्पॉन्सरशिप्स नहीं आती थी। फिर भी कई सालों, 2 दशक तक उन्होंने इस फेडरेशन को संजोए रखा। जैसा भी जी। अच्छा समय रहा, बुरा समय रहा, लेकिन खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म मिला। सुविधाओं की कमी थी, जिसको पूरा किया मोदी जी ने, जब वो आए और उन्होंने दिव्यांग खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया, मन की बात में उनकी चर्चा करी। और फिर एक महिला 46 साल की उम्र में भारत के लिए पैरालंपिक का मेडल लाती है। एक महिला पहला एशियाई पदक, महिला पदक भारत के लिए बनाती है, पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप पदक बनाती है। और उसके बाद उसको लीडरशिप रोल में भी एक एथलीट सेंट्रिक रोल मिलता है। फिर मैं अब एशियाई बोर्ड में भी हूँ। और आज जो मैं अमेरिका में हूँ, वो मैं एक कॉरपोरेट के बोर्ड में डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन का जो एक प्लेटफॉर्म है, उसके तहत मुझे एक नौकरी मिली है। और वो नौकरी की बोर्ड मीटिंग्स मुझे यूएस से लेकर आई हैं। तो वाह। ये सब सशक्तिकरण जो है। लेकिन गीता, यही कहूंगी कि सीखती रही और जीतती रही। बिल्कुल सीखा बिल्कुल। बहुत। बिल्कुल। मैम, जैसा कि हमारा ये नवरात्रा स्पेशल है और हम माँ दुर्गा को याद कर रहे हैं, और उसी श्रृंखला में हमने सोचा कि दीपा मलिक मैम से बेहतर कोई हमारा गेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि डेफिनेटली आप भी शक्ति की उपासक हैं। और हम सब लोग इस नवरात्रि के सीजन में शक्ति की उपासना करते हैं। तो मुझे बताइए, आपको कहाँ से ये शक्ति मिलती है? कहाँ से ये शक्ति आती है इतना सब कुछ करने के लिए? आप एक तैराक भी हैं, बाइकर भी हैं, आप गाड़ी भी चला लेती हैं, आप पैरा ओलंपियन भी हैं, एंड साथ में आप अब एक जॉब भी कर रही हैं और आपने व्यवसाय भी संभाले हैं। तो कहाँ से ये ऊर्जा लेके आती हैं आप अपने अंदर? हम माँ माँ के दिनों की बात कर रहे हैं, एक देवी माँ की शक्ति के ये दिन है। तो दो चीजें कहूंगी गीता। पहला, अपनी माँ से बहुत सीखा, जो मातृशक्ति है उससे बहुत सीखा। और दूसरा, मेरा माँ होना, उसने मुझे बहुत सिखाया। अपनी माँ की बात करूं, तो वो अपने जमाने में, जबकि महिलाओं को इतना आगे नहीं आने दिया जाता था, और हमें पता ही है कि इतनी ज्यादा बोल्ड नहीं हुआ करती थी महिलाएं। जी। लेकिन मेरी मम्मी, अ, विशा नागपाल उनका नाम है, और वो बीकानेर में पली बड़ी हैं। वो एनसीसी कैडेट उस जमाने में हुआ करती थी। 26 जनवरी की परेड को वो कमांड करती थी अपने शहर में, और सबसे आगे
एक क्रिस्प यूनिफॉर्म में हाथ में तलवार लिए वो सलामी दिया करती थी, और साथ ही वो बहुत अच्छा थिएटर में पार्ट लिया करती थी। डिबेटर वो अव्वल दर्जे की थी, क्योंकि अपने समय की वो बेस्ट डिबेटर हुआ करती थी। और वाह। महाराजा करणी सिंह की जो शूटिंग टीम थी, जी। उसमें एस राइफल शूटर रही हुई है। वाह। और ये 60 का दशक है। तो उन उन्होंने बड़ा किया है। और बाद में ऑफ कोर्स मैं माँ बनी, तो जो मेरी बिटिया है देविका और अंबिका, जब वो बहुत छोटी थी तब मुझे ये पैरालिसिस हुआ। और यही सबने कह दिया कि अब ये अच्छी माँ नहीं बन पाएगी, ये बच्चों को कैसे बड़ा करेगी। जिसमें देविका को भी एक एक्सीडेंट के तहत उसको भी चोट लगी और उसको भी दिव्यांगता आई, उसका बायां हिस्सा पैरालाइज हुआ। और मैं व्हीलचेयर से उनकी माँ थी, तो मुझे लगा कि मुझे एक वैसा व्यक्ति बनना है, एक वैसी महिला बनना है जिसको देखकर बच्चियां गर्व करें, और जब बड़ी हो तो ये ना सोचे कि उनकी माँ एक दुखी, अबला, व्हीलचेयर पे बैठी एक बीमार औरत है। मैं चाहती थी कि वो मेरे अंदर एक खुश, एक फिट, एक सशक्त महिला को देखें, ताकि मैं भी अपनी बेटियों को एक सशक्त महिला के रूप में बड़ा कर सकूं। वाह! सो मैम एक चीज़ हम सबके ज़हन में आती है कि 36 की उम्र में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 36 की उम्र में आपने अपने करियर की शुरुआत करी। क्योंकि जी। काफ़ी एक ऐसी उम्र होती है कि जहाँ पर लोग सोचते हैं कि अब भई अब बस ठीक है शादी हो गई, बच्चे हो गए। इट्स लाइक ज़्यादातर लोग सोचते हैं अब रिलैक्स करेंगे, अपनी ज़िम्मेदारियों से वो करेंगे, करियर का तो वो सोच ही नहीं सकते। एंड दैट टाइम यू थॉट ऑफ फॉर योर करियर और आपने काफ़ी बड़ी उसमें सफलता हासिल करी। तो इसका श्रेय आप किसको देती हैं? कहाँ से वो आया आपके अंदर कि नहीं आई आई नीड टू डू इट समथिंग और देन मैं इसका श्रेय उस सारी नेगेटिविटी को, वो सारी नकारात्मक सोच जो समाज ने रखी मेरे आगे, और मैं तो पढ़े लिखे समाज से थी, तो भी मुझे लगा कि अपंगता को एक श्राप के रूप में देखा जाता है। अपंगता को दिव्यांगता में बदलना था, ताकि लोगों की सोच को बदलना था। बिल्कुल। और जैसा मैंने कहा कि मेरा माँ होना मेरे लिए बहुत बड़ी शक्ति थी, क्योंकि मुझे अपनी बेटियों के लिए भी एक प्रेरणा रखनी थी, खासकर जब आपको एक बच्ची जो खुद अपनी अपंगता से निकल रही है उसे बड़ा करना है। तो उसमें ऐसा नहीं सोचा था कि मैं खेलने ही निकल जाऊंगी, या बस जो जो मुझे समझ आया, मैंने रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, मुझे बाइकिंग से बहुत शौक था, मैंने सोचा कोई कस्टमाइज मॉडिफाइड बाइक चलाऊंगी तो एक लोगों में मैसेज जाएगा कि ओ शी सो कूल, चेस्ट बिलो पैरालिसिस है लेकिन अभी भी बाइकिंग कर रही है। तो बाइकिंग की एक क्वेस्ट में निकली थी, और एक्सरसाइज करनी पड़ी बहुत ज्यादा अपर बॉडी को स्ट्रांग करने के लिए। वो एक्सरसाइज करते करते पता चला तैर सकती हूँ। फिर किसी ने मुझे गाइड किया कि यहाँ पे पैरा स्पोर्ट्स भी होते हैं, तो मैं एज अ स्विमर वहां पे ज्वाइन किया। और वो हर रास्ता ढूंढा जिससे मैं कुछ अलग करूं, और अलग ऐसा कर दूं कि जिसका इम्पैक्ट समाज की सोच को बदल सके। तो एक यही एक जिद मेरी प्रेरणा बनी, कि सबकी मानसिकता को बदलना है, कि अगर अपंगता आ भी गई तो वो जीवन का अंत नहीं है, वहां से जीवन की एक नई शुरुआत भी हो सकती है। हम सब अपने शरीर के अंदर बसती आत्मा को खुश रखने की एक इंटेलिजेंस रखते हैं। चॉइसेस हमारे हाथ में होती हैं। बस मैंने अपनी चॉइसेस अच्छी चुनी, खुश रहने को चुना, मेहनत करने को चुना, लोगों की मानसिकता बदलने को चुना। और वो नीयत शायद बहुत अच्छी थी और मेहनत से भरी थी, कि फिर आगे चल के वो अचीवमेंट्स में परिवर्तित हुई। और मुझे ज्यादा खुशी अपनी अचीवमेंट्स की ये है कि जब भी मैंने कुछ किया तो कुछ बदला भारत में। गाड़ियां चलाई तो मोटर व्हीकल एक्ट की पॉलिसी बदली, वाओ! लाइसेंस का प्रावधान ऑफिशियल हुआ,
मेरे जो रिकॉर्ड्स बने हिमालय में गाड़ी चलाने के, उससे और बहुत सारे दिव्यांग व्यक्तियों ने गाड़ी चलाना सीखा। अ, बहुत सारी महिलाएं खेलने बाहर निकली, छोटी छोटी बच्चियां भी निकली। और अब तो एक ऐसी स्टेज है जिसमें पति खुद अपनी पत्नियों को ला रहे हैं, माँ बाप अपनी बेटियों को ला रहे हैं कि अरे ये तो वो खेल है जिससे आपको नाम भी मिलता है, आपको जॉब भी मिलता है। और इन खेलों की पॉलिसीज पे भी मैं काम कर पाई। वाह। तो खुशी ये होती है कि खुद के लिए तो किया, लेकिन साथ साथ उसका इम्पैक्ट हमारे नए भारत के और विकसित भारत की परिभाषा लिखने में भी मददगार हुए। मैम एक चीज मैं पढ़ रही थी कहीं पे कि 4 लिम्का वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड्स हैं आपके नाम पर। तो जी। वो कैसे आपके दिमाग में आया, या ऑटोमेटिकली वो आपके नाम पर आ गए, या आपने सोचा नहीं नहीं मुझे तो कुछ नहीं नहीं रिकॉर्ड्स नहीं, ऐसे बनाने हैं? नहीं, ऐसे नहीं होता है। जब आप लिम्का रिकॉर्ड बनाते हैं तो आपको पहले डिक्लेयर करना पड़ता है, हम्म। आपको लिम्का बुक से कनेक्ट करना पड़ता है, आपको प्रपोजल रखना पड़ता है कि मैं ये करने जा रही हूँ। फिर उनकी टीम उसको जज करने आती है, ऑब्जर्वर्स आते हैं। और जहाँ पे भी आप रिकॉर्ड बनाते हैं वहाँ पे गेजेटेड ऑफिसर, चाहे उस शहर का मेयर हो या कोई गेजेटेड ऑफिसर हो, उनसे हमको एक सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लीशन लेना पड़ता है, उसका वीडियो रिकॉर्ड बनाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं था कि मैंने किया और वो रिकॉर्ड बन गया। ये बहुत इंटेंशनल था। और इंटेंशनल ऐसे था कि मुझे लगा कि अ, आज अगर हम मार्केटिंग के टर्म्स पे बात करें हम्म। तो मेरा प्रोडक्ट था माय विजन ऑफ एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी। जी। और जो मेरा मोटो भी है दीपा मलिक फाउंडेशन व्हीलिंग हैप्पीनेस का। और ये मेरा बिलबोर्ड होने वाला था। ये रिकॉर्ड मेरी उस प्रोडक्ट का एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन होने वाला था। हम्म। क्योंकि जब तक आप अपनी बात को दुनिया तक नहीं पहुंचाओगे बिल्कुल। तो उसका इम्पैक्ट कहाँ से देखोगे। I बिल्कुल। wanted to see the impact of my actions. And Limca Record seemed to be that impact making medium. मैंने हिमालय पे जब गाड़ी चलाई और हाई ऑल्टीट्यूड पासेस किए, वो छाती से निचला हिस्सा लकवाग्रस्त होने के बाद कोई महिला ने नहीं, मेरे ख्याल से अभी तक भी नहीं किया है। हम्म। और यमुना नदी को मैंने बहाव के विपरीत तैर के पार किया। मैंने चेन्नई से दिल्ली पॉलिसीज की डिमांड करते हुए गाड़ी चलाई, और फिर एक मोटरसाइकिल भी बनाई, उसे चलवाया। तो कहने का अर्थ है कि ये बड़े आउट ऑफ द बॉक्स इवेंट्स थे जो नॉर्मल जिंदगी में एक 40 वर्ष की दिव्यांग महिला नहीं करती है, वो भी मेरी जैसी सिवियर डिसेबिलिटी में। मेरे पास तो टॉर्सो बैलेंस भी नहीं है, मलमूत्र की शक्ति भी नहीं है, डायपर लगा के जीवन चलाना पड़ता है। तो ये डिफिकल्टी ऑफ डिसेबिलिटी में डिफिकल्ट एडवेंचरस अचीवमेंट्स करने से बहुत दिमाग खुल गए लोगों के। और मुझे लगता है इसकी प्रेरणा दिव्यांग लोगों तक भी पहुंची। उसके बाद मैंने देखा बहुत लोगों ने आगे आके लिम्का रिकॉर्ड भी बनाए, रैलीज भी करी। हमारे एनजीओ के माध्यम से, व्हीलिंग हैप्पीनेस के माध्यम से, हमने अनेकों दिव्यांगों को एडवेंचर स्पोर्ट्स करवाए। तो मैम ये सब जब आप काम करती हैं तो कभी ऐसा होता है कि आपको अथाह पेन होता है और आपको लगता है उस मोमेंट पे नहीं अब नहीं, ऐसा कोई मोमेंट आया आपकी लाइफ में कि जब आपको बहुत। लगा अब नहीं? नहीं, होता ही है, आप कुछ भी करने निकलते हो। मुझे याद है जब मैं रेड द हिमालय कर रही थी, मेरे को स्पॉन्सरशिप ही नहीं मिल रही थी। अ, बहुत कठिनाई हो रही थी। और स्पॉन्सरशिप के अभाव में एंट्री फीस बढ़ती जा रही थी। जो एंट्री फीस 20,000 की थी वो 1,20,000 तक पहुंच गई। पहले ही स्पॉन्सर नहीं, एंट्री डेट निकलती जा रही है। फिर वो होने के बाद बॉडी में काफी प्रेपरेशन करनी पड़ी। मैंने सोचा था कि अ, सिर्फ डायपर्स से मैं वो कर पाऊंगी, लेकिन नहीं, मेरे को ऑक्सीजन भी चढ़ाई गई।
रास्ते में मेरे को कैथेटर लगा के यूरिन बैग भी लगाना पड़ा उसको कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि मेरी बॉडी में टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है, वो नहीं हो पा रहा था। कपड़े बहुत ज्यादा गीले होने लग गए थे, तो फिर मुझे ट्यूब लगवानी पड़ी यूरिन बैग के साथ। तो ऐसा नहीं है। और जब मैंने चेन्नई से दिल्ली गाड़ी चलाई, उसके बाद मैं 1 महीना एडमिट रही फिजियोथेरेपी के लिए, क्योंकि मेरी पूरी शोल्डर और नेक फ्रीज हो गई थी। तो ये सब कठिनाइयां तो आई थी। और पहले पहले तो लोग विश्वास ही नहीं करते थे। जब मैं मोटरसाइकिल बनाने चली थी अपने लिए, तो मुझे दरवाजा दिखा दिया जाता था कि ये औरत पागल हो चुकी है, शायद शी इज मेंटली ऑल्सो रिटार्डेड। मुझे याद है मैं डेजर्ट स्टॉर्म कार रैली की ओपनिंग में गई थी, एक छोटी सी अपनी विजन बुक बना के, क्योंकि लैपटॉप और ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तब नहीं होती थी। तो प्लास्टिक के फोल्डर में कुछ अपनी तस्वीरें डाल के, कुछ अपने पुराने काम की फोटोज, अपने विजन का। तो लिटरली जब मैं कार रैली की ओपनिंग में जाके रैलिस्ट लोगों से बात कर रही थी कि मैं भी ये रैली करना चाहती हूँ, तो लोगों को लगा मैं व्हीलचेयर पे बैठ के किताब लेके कोई मेंटली रिटार्डेड लेडी भी हूँ। और ऐसा होता है। हताश काफी बार हुए, बट आई थिंक परसिवरेंस एंड कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी इज द की। हम जिम के लिए भी कहते हैं कि ऑल यू नीड टू डू इज यू जस्ट नीड टू शो अप। स्पोर्ट्स में भी ये है कि अ, अव्वल दर्जा बाद में सोचो, पहले लगातार जस्ट कम टू द फील्ड, कम टू द स्टेडियम। सिर्फ एक रोज डिसिप्लिन तरीके से एक रूटीन को फॉलो करो, धीरे धीरे उसके अंदर एक्सीलेंस अपने आप जुड़ जाती है। तो हम जब आपने पैरा का अपना पहला ओलंपिक मेडल जीता, तो क्या मोमेंट क्या था और उसके लिए कितनी मेहनत करी आपने? और क्या मैसेज आप देना चाहते हैं जो लोग डिसेबल लोग हैं जिनके बच्चे और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को अबेंडन्ड कर देते हैं ड्यू टू देयर डिसेबिलिटीज एंड दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज योर मैसेज टू देम एंड एट द सेम टाइम what challenges you have faced before the para olympic champion and after that how people started picking you? आई थिंक जब मैंने खेल शुरू किए थे, तो दूर क्यों जाऊं, मेरे घर में ही लोगों ने विश्वास नहीं किया था। उन्हें लगा कि ये पता नहीं कहाँ निकल जाती है, क्या करती है। मुझे दिल्ली आना था 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। और मैंने जब घर पे ये बात रखी, मेरे पति के लिए भी ये समझना मुश्किल हो गया था कि क्या करने जा रही है दिल्ली। और उस वक्त तो पूरे ग्रुप में महिला होती ही नहीं थी। तो ये तक सुना कि अरे तो आदमियों के साथ हांड रही है, घर से निकल गई है। और दिल्ली मेरा शिफ्ट होना बहुत जरूरी था, क्योंकि पॉलिसी भी यही होती थी। एंट्रीज के लिए भागना पड़ता था, वीजा के लिए भागना पड़ता था। साथ साथ बहुत कम लोगों को, 2-4 ही कोच थे, वो भी दिल्ली में ही थे, जिन्हें थोड़ा बहुत पैरा का पता था। तो अगर आप एक कोने में बैठ के अपनी तैयारी करोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी एंट्री मिस हो जाया करती थी। समय पे वीजा नहीं लग पाता था, उसकी भी भाग दौड़ करनी पड़ती थी, खुद ही करनी पड़ती थी। तो मैंने सोचा कि दिल्ली में ही बैठ के ये ट्रेनिंग करूंगी। अ, और हर तरह से तैयारी करूंगी, पॉलिसी के लिए भी लड़ूंगी, अपने खेल के लिए भी लड़ूंगी, अपनी ट्रेनिंग भी करूंगी। तो कोई घर से साथ नहीं आया, सिर्फ मेरी बड़ी बिटिया आई। और मुझे शाहपुर जाट की गली में एक छोटे से कमरे में 4 साल गुजारे। एक लॉज में भी रही, मैं अतिथि लॉज में भी रही, ईस्ट ऑफ कैलाश में। वैसे देखा जाए तो मैं एक बड़े घर की बहू हूँ, और एक कर्नल की बीवी थी। लेकिन एक 8,000 के कमरे को रेंट करके रहना, तो वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रगल था। मेरा रेस्टोरेंट में बंद करके आई थी, तो मनी का भी एक और जिद पकड़ ली थी, थोड़ी सी लड़ाई करके ही आई थी कि मैं अब घर वालों से मदद नहीं लूंगी। तो बहुत सारे वॉलंटियर्स ढूंढने पड़े। मेरी बाइकिंग कम्युनिटी के लोगों ने बहुत हेल्प करी, मदद बहुत मांगी। और एक 40 साल की उम्र में आके किसी से मदद मांगना, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। स्टेडियम्स की बात करूं, तो कोई बाथरूम नहीं होता था,
कोई डायपर बदलने की जगह नहीं होती थी। कितनी बार जिम में एक्सरसाइज करते हुए स्टूल पास हो जाता था, क्योंकि आप जोर लगाते हो और स्टूल का कंट्रोल नहीं होता। तो डायपर में पॉटी भर के मैं घर आया करती थी, जिसे मेरी बेटी साफ किया करती थी। तो चैलेंजेस की बात करें तो बहुत रही हैं। फंडिंग नहीं थी, बिल्कुल भी स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती थी, पॉलिसीज नहीं थी, बहुत पैसे इकट्ठे करने पड़ते थे अपनी एंट्री के लिए। और फिर उसके लिए मैंने दूसरे मीडियम्स ढूंढे। मैंने अपने आप को एक मोटिवेशनल स्पीकर बनाया, मैंने कुछ कॉर्पोरेट नॉलेज गेन करी, फिर कॉर्पोरेट्स के दरवाजे खटखटाए कि मुझे कोई अपॉर्चुनिटी दीजिए, कोई इंस्पिरेशनल टॉक, लीडरशिप टॉक्स, थोड़ा कॉर्पोरेट टाइप लेक्चर्स तैयार किए। तो बहुत स्ट्रगल तो रही। फिर मैंने अपने जो एडवेंचर स्पोर्ट्स थे, रैलीज करके जो मेरे को स्पॉन्सरशिप मिलने लगी थी, उसमें से स्पोर्ट्स के लिए मैं पैसे बचाने लगी थी। मैं रोटरी क्लब्स के दरवाजे खटखटाया करती थी। और मेरे को याद है आज भी कि मैंने ओजी क्यू को कॉल किया था और मेरी बात हुई थी ओजी क्यू में। 2010, 11, 12 की बात है। मैंने कहा मैं भी तो पैरालंपिक की तैयारी कर रही हूँ, और उस वक्त ओजीक्यू की पॉलिसी सिर्फ ओलंपिक्स की थी, और आज ओलंपियन से ज्यादा पैरालंपियंस ओजीक्यू स्पॉन्सर कर रही है। तो सोच तब उतनी नहीं थी। बहुत चैलेंजेस तो बहुत थे, जितने कहूँ, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, सोशल, सब चैलेंजेस थे। क्योंकि आप पहले होते हो ना, तो पहले के लिए कोई भी रास्ता बना हुआ नहीं होता, कोई फुटस्टेप्स नहीं होते जिनको आप फॉलो करो, कोई एक सेट फॉर्मूला नहीं होता। जी। पहला मेडल जीता जी। तो उसके बाद तो सब कुछ बदल गया। जी। बहुत बदलाव आया। आज तो इतनी सुंदर पॉलिसी है, इतने सारे कैश अवार्ड्स हैं, नए नए पैरा स्पोर्ट्स एक्सीलेंस सेंटर बन रहे हैं। मुझे आज भी याद है कि मैं जब आई थिंक जब आप इसको, आज हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जब इसका ब्रॉडकास्ट होगा इस इंटरव्यू का, जी। और नवरात्रे भी चल रहे होंगे, और साथ में पैरा वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स की चैंपियनशिप हमारे भारत में चल रही है, हो गई। और वो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप मुझे याद है 2011 में, जब मैं न्यूजीलैंड गई थी। टोटल 5 खिलाड़ी गए थे और उसमें से मैं अकेली महिला थी, और मेरा पहला मेडल आया था। हाँ। एक ही मेडल आया था जो हिंदुस्तान का, भारत का पहला मेडल था, महिला या पुरुष में। मैंने सिल्वर मेडल जीता था 2011 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। और आज देखिए कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 107 देशों के खिलाड़ी आकर हमारा देश उसे होस्ट कर रहा है, और 73 एथलीट्स, पैरा एथलीट्स उसमें देश की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट कंटिजेंट्स है इस वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का। हाँ। बहुत बदलाव आया है और मुझे खुशी है मैं इस बदलाव का हिस्सा हूँ। तो मैम आपने बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी इतनी डिफिकल्टीज को हम लोगों को बताया। बट कितना आपको लगता है परिवार का सपोर्ट होना कितना जरूरी है एक पैरा एथलीट के लिए? कितने मायने रखता है परिवार का उसके साथ दिन रात खड़े होना उसकी अचीवमेंट में? बहुत मायने रखता है, क्योंकि मुझे वो भी दिन याद है जब परिवार ने साथ नहीं दिया था या उनको इतना विश्वास नहीं था। तो वो बड़ा एक सैड मोमेंट था। 2 साल मैंने तैयारी तो करी, लेकिन कुछ अधूरापन महसूस हुआ। लेकिन उसी परिवार में से बेटियां मेरे साथ शिफ्ट हुई। वो मेरी नर्स भी बनी, वो मेरी अटेंडेंट भी बनी, वो मेरी सपोर्टर्स भी बनी। उन्होंने मेरे साथ ट्रैवल भी किया स्पोर्ट्स के लिए। बड़ा एक स्ट्रेंज रिलेशनशिप रहा। नॉर्मली एक माँ बच्चों को खिलाने ले जाती है, नहलाती है, धुलाती है, डायपर पहनाती है। मेरी बच्चियां मुझे नहलाती धुलाती डायपर पहना के खिलाने ले जाती थी। तो बेटियों ने, और साथ साथ क्योंकि परिवार के अंदर फिर एक रियलाइजेशन आया कि स्पोर्ट्स इज अ ग्रेट मीडियम ऑफ रिहैबिलिटेशन फॉर, स्पेशली फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। इससे आपको सोशल इंटीग्रेशन मिलती है, फिटनेस मिलती है, आपको पहचान मिलती है, आपको आत्मविश्वास आता है,
आपको सरकारी नौकरी मिलती है, आपको कैश अवार्ड्स में करोड़ों रुपए, अगर बड़े मेडल आते हैं तो आप सरकार की नीतियों के तहत मिलते हैं। तो धीरे धीरे इस एम्पावरमेंट का रियलाइजेशन परिवार में हुआ, और फिर मैंने अपनी बिटिया को भी खिलाया, और मेरी बेटी भी नेशनल रिकॉर्ड होल्डर बनी। पैरा एथलीट बनकर हम दोनों एक साथ खेलने आए और एक साथ देश के लिए मेडल जीते। वो वाह! भी एशियाई खेलों तक खेली हैं। हुँ, इतना सशक्तिकरण हो गया खेलों से। और मेरा तो यही मैसेज रहेगा कि अपंगता कोई चूज़ नहीं करता। कोई माँ-बाप नहीं चाहते कि उसके बच्चे को हो, या कोई इंडिविजुअल नहीं चाहता कि उसको ये हो जाए, क्योंकि बहुत कष्ट होता है। इमोशनली अपने आप को बहुत बांध के रखना पड़ता है, फिजिकली आप स्ट्रगल करते हो, एक्सेसिबिलिटी और अपॉर्चुनिटीज के लिए आप स्ट्रगल करते हो, तो आपकी जिंदगी का जो एक जंप स्टार्ट है वो बहुत स्ट्रगल से होता है। ऐसे में अगर परिवार ही नेगेटिव हो जाए तो बहुत कुछ पीछे छूट जाएगा। और गिल्टी फील नहीं करना है, उदास फील नहीं करना है, क्योंकि ये आपने चुना नहीं है। और अगर ईश्वर की ओर से आपको ये मिला है, तो उसमें अपना पर्पस खोजिए जैसे हमने खोजा। हताश नहीं हुए। हर चीज़ के पीछे एक पर्पस होता है, और मैं समझती हूँ कि आज हमारा परिवार में संवेदना ज़्यादा है, पेशेंस ज़्यादा है, ह्यूमैनिटी वैल्यूज़ ज़्यादा है, दूसरे की तकलीफ को समझने की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, बुरे वक़्त में पॉज़िटिव रहने की शक्ति ज़्यादा है। तो मैं समझती हूँ इससे आपको सब कुछ अच्छा ही तो मिला, खराब क्या मिला? हुँ, सिर्फ मन बाँधने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप सरकार की नीतियों को जानिए। अपना पेपर वर्क पूरा करिए, अपना डिसेबिलिटी जो सर्टिफ़िकेट है, यूडीआईडी है, उसे बनाइए, टैक्स बेनिफिट्स को आप जानिए। आप अपने जितनी भी आयुष्मान जैसे आपके प्रावधान हैं, या डिसेबिलिटी एक्ट के अंदर जो आपके प्रावधान हैं, जो जॉब पॉलिसीज़ हैं कॉर्पोरेट्स की, जिसके अंदर आजकल डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन का बहुत ज़्यादा चलन है और बहुत ज़्यादा इसको मान्यता दी जा रही है। तो अगर आप इसको पहचानेंगे, अपने आप को नॉलेज गेन करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलेगी। बैठ के क्रिब करते रहेंगे, हताश होते रहेंगे, नेगेटिविटी लाते रहेंगे, तो कभी आपको अपने जीवन के रास्ते खुलते नज़र नहीं आएँगे। बिल्कुल। मैम कितने मेडल्स हैं आपके पास? मैं चाहती हूँ अगर मैं अपने नेशनल लेवल, स्टेट लेवल मेडल्स कहूँ तो मेरे पास 68 गोल्ड, 5 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करूँ तो मेरे पास 23 अंतर्राष्ट्रीय मेडल हैं, क्योंकि मैं 2020 में फिर मुझे अ, एक ज़िम्मेदारी दी गई, मेरी पैरालंपिक कमेटी की ओर से मुझे प्रेज़िडेंट बनाया गया। हालाँकि उस वक़्त भी मैं वर्ल्ड नंबर 2 चल रही थी। अगर मैं खेलती रहती और 4 साल तो शायद और बड़े मेडल्स मैं जीतती। लेकिन मुझे लगा कि मेरी उस वक़्त ज़रूरत एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में थी, और वो भी अपने आप में एक ट्रेंड सेट होगा कि एक महिला खिलाड़ी एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में आई, एक विमेन लीडरशिप को एक बढ़ावा मिलेगा। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि मैं जब रियो गई थी तो एक ही मेडल जीती थी, लेकिन मेरी लीडरशिप रोल के अंदर 14 अन्य महिला पैरालंपिक मेडल बने। वाह! वाह! और मेरे 4 साल के टेन्योर के अंदर टोक्यो पैरालंपिक्स और पेरिस पैरालंपिक्स की जो तैयारी हुई, उसके अंदर 48 मेडल, 48 मेडल्स देश के आए, जो 48 साल में 12 मेडल आए थे 2016 तक। वाह! और 4 साल के अंदर 48 मेडल आए। तो स्टैटिस्टिक्स आप देखिए टोटल कितना खूबसूरत रहा। और पर्सनल अचीवमेंट्स पे कहूँ तो मुझे बड़ी खुशी है कि जो जो मैं अक्सर युवाओं को कहती हूँ कि मैंने तो 40 पे खेलना शुरू किया। 2010, 2014 और 2018 के एशियाई खेल मैंने खेले। 12 साल निरंतर प्रयास, तैयारी इन 3 एशियन गेम्स के लिए करी।
उम्र बढ़ती गई, लेकिन अपना डिस्टेंस बढ़ाकर हर हर एक में मैंने नया एशियाई रिकॉर्ड के साथ अपना मैंने मेडल जीता देश के लिए। तो आप हाँ, यही कहना चाहती होंगी कि व्हीलचेयर जो है आपकी सोच को और आपकी शक्ति को प्रभावित नहीं करता। इट्स इट्स अ व्हील चेयर, इट्स अ व्हीलचेयर। ओह इट्स वाओ! नॉट अ व्हील, डेफिनिशन। इट्स अ व्हीलचेयर। इट्स अ व्हील चेयर विथ व्हील्स। और पहिए प्रोग्रेस के सूचक है, पहिए मोबिलिटी के सूचक है। करेक्ट, पहिया तिरंगा में भी है, पहिया अशोका में भी है। करेक्ट। तो कैसा लगता है मैम अपनी व्हीलचेयर पे जब आप बैठते हैं और आप देश का राष्ट्रीय गान सुनते हैं किसी दूसरी कंट्री में और आपके हाथ में जीत का मेडल होता है, क्या भाव आता है उस वक़्त? बहुत खूबसूरत भाव आता है। ऐसे लगता है आप नहीं खड़े हुए, लेकिन 140 करोड़ भारतीय खड़े हो गए वाओ! आपके लिए। बहुत सुंदर भाव है। और जब प्रधानमंत्री स्वयं आपकी पीठ थपथपाते हैं, मोदी जी का कॉल आता है कि आपने मेडल जीता देश के लिए, तो हाँ, ऐसा लगता है पूरा भारत आपसे बात कर रहा है। हुँ, आप जब एयरपोर्ट पे आते हो, गुडहोल नगाड़े बज रहे होते हैं, गले में फूल मालाएं होती हैं। हुँ, और जब आप पद्म श्री जीतते हो विराट कोहली के साथ, अर्जुन अवार्ड जीतते हो युवराज के साथ, हुँ, तो आपको लगता है कि आपका खेलों का स्तर और पॉपुलैरिटी और अचीवमेंट, जैसे क्रिकेट में गॉड समझते हैं लोग खिलाड़ियों को, इंडियन इंडिया में क्रिकेट इज अ रिलीजन। एंड क्रिकेट जैसे खेल के खिलाड़ियों के साथ आपको वही अवार्ड मिलता है, तो आपको एक इतनी एम्पावरिंग फीलिंग आती है कि आज आपके खेलों की पहचान भी उतनी बड़ी हो गई है। इतना प्यार आपको मिल रहा है पूरे देश से। तो तो सबसे ये बहुत खूबसूरत पल कौन-सा है आपके जीवन का? सबसे खूबसूरत पल अब तक का? थोड़ा बायस हो जाऊंगी। जब दोनों बेटियों को पैदा करके उनका चेहरा देखा, ऐसा लगा दो देवियां घर में आई हैं। वाओ! और अ, दोनों का नाम भी बड़ा सुंदर है। आपके नवरात्रों की शक्ति के दिन है, और मेरी दोनों बेटियां मेरी शक्तियां हैं। बिल्कुल। एक देविका है, एक अंबिका है। वाओ! और जीवन का सबसे कठिन पल क्या था? वो एक पल जब आपको लगा हो, ओह! इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। वो पल वो था जब मैंने वर्ल्ड रैंकिंग 1 के साथ पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई किया था, रियो के लिए। और वो एक सीट जो महिला सीट थी उसको हासिल किया था। लेकिन उदासी इससे आई कि अगले दिन खुशी की बजाय मुझे हाईकोर्ट का एक ऑर्डर मिला, जो मेरी साथी खिलाड़ी ने मुझे हाईकोर्ट में घसीटा, ये कहते हुए कि ये इतना गोला फेंक ही नहीं सकती, ये बूढ़ी औरत है, ये 46 वर्ष की हैं, और वर्ल्ड रैंकिंग 1 का गोला इन्होंने कहां से मार दिया, इन्होंने चीटिंग करी है। वो पल मेरे लिए सबसे दुखदाई पल था। एक अविश्वास साथी खिलाड़ी का, एक चीटिंग की तोहमत। 3 जनरेशन आर्मी की फैमिली से हूं मैं, जिन्होंने अपनी सेवा देश सेवा में दी है। और इतनी ऑनेस्ट प्रोफेशन में पले बड़े, माता पिता इतने ऑनेस्ट, पति इतने ऑनेस्ट, ससुर इतने ऑनेस्ट, मेरे भाई, दीज आर द पीपल हु हैव हैड स्पॉटलेस करियर इन द इंडियन आर्मी सर्विंग द नेशन। ऐसी कोई लड़ाई नहीं है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जिसमें मेरे घर का एक प्राणी ना गया हो। और इतनी अच्छी फैमिली के लिए मेरे वजह से एक तोहमत लगी हो कि ये तो चीटिंग कर रही है, वो बड़ा दुख का पल था। लेकिन फिर वो कोर्ट केस जीता, और 4.48 पे कोर्ट पे घसीटा गया था। 4.61 डिस्टेंस से मैंने अपना पैरालंपिक मेडल जीता। तो वो मेडल, आपने पूछा मुझे कैसा लगा, वो मेडल मेडल ना होकर मेरी ईमानदारी और मेरी इंटीग्रिटी को दर्शाने का एक सिंबल बना। ऑफ कोर्स उस मेडल से बदलाव बहुत आया, पूरा देश बदल गया।
एक महिला का मेडल आया, 70 साल से ऊपर आजादी हो चुकी थी, एक भी महिला का मेडल नहीं था। एक शुरुआत थी, एक आगाज था, लेकिन उससे ज्यादा मेरी ईमानदारी का एक प्रतीक था। वाह! तो अगर आपको अपनी जो ये सुंदर कहानी है, जो इतने ताने-बानों से बुनी हुई है, इसको एक वाक्य में बताना हो, तो क्या कहेंगे आप? जिंदगी वो त्योहार है जिसे मैंने हर रोज मनाया है। और हमारी नई जो पीढ़ी है, जो बच्चियाँ हैं, जो पेरेंट्स हैं, जिनके बच्चे डिसेबल हैं और वो कहीं न कहीं उनको किसी, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या उनको एक स्पोर्ट्स में या उनको किस में उनको ज़्यादा वो भेजें सो दैट वो मेंटली और फिज़िकली अपने जीवन में विदाउट एनी सपोर्ट, अगर उनके पेरेंट्स हो, ना हो, वो एक बेहतर प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ अपना जीवन जी पाएँ? उनको क्या कहना चाहती हैं आप? उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि विदाउट हेल्प कभी कुछ नहीं होता। मेडल भी हम जीतते हैं तो एक पूरी टीम लगती है। मैं कभी नहीं कह सकती कि मेडल मेरा अकेले का है। बिल्कुल। फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर, इंजरी मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट, एक फंडिंग प्रोग्राम, एक गवर्नमेंट, एक फेडरेशन, व्हीलचेयर अटेंडेंट, कंपटीशन पार्टनर, बहुत लोग जुड़ते हैं, स्किल कोच, तब जाके एक मेडल बनता है। तो अगर आपके घर में किसी भी को भी दिव्यांगता है और आपको कहीं से भी मदद लेनी पड़ रही है, तो आप उसके लिए बुरा ना माने। क्योंकि अ, कपड़े सिलवाने आप दर्जी के पास जाते हैं, फर्नीचर बनवाने आप कारपेंटर के पास जाते हैं, बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, घर में पुताई करनी होती है तो पेंटर बुलाते हैं। तो हर इंसान, चाहे वो चलता फिरता है, वो भी मदद लेता है। दिस इज एन एक्सचेंज ऑफ स्किल। वी ऑल डिपेंड ऑन ईच अदर। दिस इज एन इंटरडिपेंडेंट वे ऑफ लिविंग दैट वी ऑल लिव इन। तो ये गिल्टी फीलिंग कभी नहीं रखनी कि कोई मदद भी मांगनी है तो आप उससे ना डरें। दूसरी चीज, एक स्किल जरूर अपने बच्चे को दे, एक हुनर, एक ऐसा हुनर जो उसकी जीविका बन सके, जो उसका सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बन सके। कई बार ऐसा होता है कि आप शायद आर्थिक रूप से न कमा पाए, तो फिर आप एक ऐसा ट्रस्ट बनाएं अपने बच्चे के लिए। देर आर लीगल वेज ऑफ क्रिएटिंग अ ट्रस्ट कि जब आप नहीं भी रहें तो आपके बच्चे को एक लीगल गार्जियन हो, एक लीगल एनजीओ हो जो उसका लुक आफ्टर करे। असिस्टिव लिविंग भी बहुत अब आने लगी है, उसके लिए सेविंग करें, फंड्स अलग रखें। और जो बच्चे दिव्यांग होने के बावजूद सशक्त हैं और हो सकते हैं, एजुकेट करें अपने आप को। मतलब क्रिएट अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज आर देयर, बट विनर्स आर दोज who have the courage to open the doors of opportunity. वाओ! वाओ! तो ग्रेट मैम। थैंक यू सो मच मैम फॉर सच अ इन्फॉर्मेटिव सेशन, मैं इसको बोलूँगी। और जिस तरीके से आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि ज़रूरी दिव्यांगता कोई कर्स नहीं है, ये एक ब्यूटीफुल जर्नी है। और जैसे इसका नाम ही दिव्यांगता है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ दिव्य है हम सबके अंदर, उसको हमें जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, विच इंक्लूड पेरेंट्स एंड किड। एंड आपने बिल्कुल बेहतर कहा है कि हमें कोई एक ऐसी खूबी अपने अंदर लानी पड़ेगी जिसको लेकर हम अपना जीवन जी सकें और बेहतर तरीके से जी सकें। आपने तो बखूबी बहुत सारी खूबियां अपने अंदर टाइम टू टाइम नया अचीव करा है और और समाज। गीता, लगातार सीखना बहुत जरूरी है। जी। मैंने लगातार सीखा है, नए नए हुनर सीखे हैं। मैंने मोटरसाइकिल चलाना सीखा, गाड़ी चलाना सीखा, पॉलिसीज के लिए ड्राफ्ट करना सीखा, पेपर्स लिखना सीखा, मोटिवेशनल स्पीकिंग करनी सीखी। मैंने अपने आप को तैयार किया। खेलों में मैंने पहले स्विमिंग करी, फिर बिल्कुल। मैंने जैवलिन सीखा, बिल्कुल। फिर पैरालंपिक्स आ गए तो मैंने शॉट पुट सीखा, दोबारा शॉट पुट नहीं आया तो मैंने डिस्कस सीखा। हाँ। मैंने लगातार सीखा, फिर मैंने एडमिनिस्ट्रेशन करना सीखा, उसके लिए मुझे गवर्नेंस कैसे करते हैं वो सीखा।
हाँ, उसके बाद जब मैंने कॉर्पोरेट की नौकरी करी तो मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से मैंने गुड गवर्नेंस के कोर्सेज पास किए 53 उम्र में। हाँ, तो लगातार सीखी हूँ, हर रोल के लिए अपने आप को तैयार किया है, बिल्कुल। और बहुत मेहनत से किया है। तो मेरा ये मैसेज है कि सीखते रहिए जी। ताकि आप जीतते रहें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यही हमारा आज का टेक अवे है, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और ज़िंदगी ऐसे ही दीपा मलिक मैम की तरह मुस्कुरा के जीते रहिए। थैंक यू सो मच मैम, स्तरी इंडिया स्पोर्ट्स थैंक यू। फाउंडेशन के शक्ति बहुत-बहुत के लिए। बधाई, बहुत-बहुत थैंक यू। शुभकामनाएँ इतने पावन पर्व के लिए। नवरात्रे बहुत पावन है, शक्ति से भरे हैं, ईश्वर सबको शक्ति दे, माता का आशीर्वाद हर पे बना रहे। Thank you so much, ma'am. Thank you so much for to be our guest, and it's our privilege to take you in this particular episode. Thank you so much, ma'am. Thank you so थैंक much. यू, See you गॉड soon, ब्लेस ma'am. यू, थैंक यू। Thank you. Thank you.